निशा नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, पर बीमारी की वजह से निशा की माँ का देहांत हो गया था, जिस वजह से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब निशा के पापा और ज्यादा दुखी रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब निशा की शादी करनी थी। वहीं निशा के पापा सुरेश का एक दोस्त लंदन में रहता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह काफी दुखी हुआ। उसका नाम जेम्स था और उसके बेटे का नाम सैम था। एक दिन जेम्स ने सुरेश को लंदन घूमने के लिए बुलाया। अपने दोस्त के बुलाने पर सुरेश अपनी बेटी निशा के साथ लंदन पहुंच गया। जब सैम ने निशा को देखा तो उसे वह पहली ही नजर में पसंद आ गई और जेम्स को भी निशा बहुत पसंद आई। जेम्स ने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। अगर आप बुरा न माने तो तुमसे एक बात कहूँ। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे निशा बिटिया बहुत पसंद है। ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी निशा बिटिया तो गांव की लड़की है और आप लोग तो बड़े ऊंचे घराने के लोग हैं। मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू बना सकते हैं। वो कभी अपने गांव से बाहर शहर तक को नहीं देखी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। मुझे भारत की संस्कृति बड़ी ही मनमोहक और सौंदर्य लगती है। निशा बिटिया हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे पूरे परिवार के लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात होगी। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। इससे बड़ा हमारी बिटिया के लिए क्या हो सकता है। हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी और बिटिया आपके घर की बहू बन जाएगी। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर निशा अपने पति के साथ आराम से लंदन में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। निशा और सैम बहुत खुश रहते थे। वहीं तीज और छठ की पूजा का त्योहार आ रहा था। एक दिन निशा के पिता सुरेश ने उसे फोन किया और निशा से कहा, अरे बेटा, अब तो तीज और छठ पूजा आने वाली है। तुम्हें याद तो है ना, क्योंकि तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब यह त्योहार तुम्हें ही मनाना है। हाँ पापा, मुझे पता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तीज और छठ की पूजा करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर यह सब कैसे होगा, क्योंकि इन लोगों को हमारे रीति रिवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो विदेश है, पता नहीं हमारे रीति रिवाज को मानेंगे या नहीं। आप चिंता मत करिए पापा, मैं सैम से बात करके देखूंगी। और यह कहकर निशा फोन रख देती है। शाम के समय जब सैम घर पर आता है तो निशा सैम से कहती है, सुनिए जी, छठ पूजा आने वाली है तो मैं भी छठ की पूजा करना चाहती हूँ। उसे बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा गांव नहीं है। हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं और तुम इन अंधविश्वास की बातों को मत मानो। आप यह क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ छठ की पूजा का बहुत महत्व है। यह बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि इन व्रतों में बहुत शक्ति होती है, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पर हम इन अंधविश्वास देवी देवताओं पर यकीन नहीं करते हैं, ना ही हम तुम्हें यहाँ पर इसे मनाने देंगे। यदि तुम छठ पूजा करना चाहती हो तो अपने घर जाकर करो। ये विदेश है, तुम्हारा इंडिया नहीं। पर आप मेरी बात तो सुनिए। इस त्योहारों को बड़ा ही शुभ और शक्तिशाली माना गया है। छठ वाले दिन शाम के समय हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और फिर अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। हमारा भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में बहुत ही शक्ति होती है और इनकी पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। यह कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। सैम के जाने के बाद निशा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वहीं सैम अपनी कार से निकल जाता है। अभी वह अपनी कार से थोड़ी ही दूर निकल पाया था,
तभी अचानक उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। जब यह बात निशा को पता चलती है तो वह घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि सैम की हालत काफी गंभीर है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। यह सुनकर निशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन छठ थी और वह अपने आप से कहती है, लगता है यह सब छठ मैया के प्रकोप से हुआ है। मैं छठ की पूजा को पूरी श्रद्धा पूर्वक करूंगी और मैं अपने पति की जान की रक्षा करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि छठ की पूजा में बहुत शक्ति होती है। 3 दिन के बाद छठ का त्योहार आ जाता है और वह छठ का व्रत करती है, जिससे एक चमत्कार होता है और सैम की हालत सुधरने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर भी काफी हैरान हो जाते हैं। जब निशा अगले दिन हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर निशा से कहते हैं, सैम की हालत पहले से काफी अच्छी हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सैम को होश आ गया है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। पता है मुझे कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता, पर जो कुछ भी हुआ वह छठ मैया की कृपा से हुआ है। आपको पता ही होगा, हम इंडिया वाले बहुत ही धूमधाम से छठ मैया का त्योहार मनाते हैं और इनकी कृपा से ही आज सैम ठीक हो पाए हैं, क्योंकि मैंने छठ मैया का व्रत किया था। क्या तुम सच कह रही हो? ये सब छठ पूजा की वजह से हुआ है? और यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं सैम यह सब सुन लेता है, क्योंकि अब उसे होश आ चुका था और सैम ने निशा को अपने पास बुलाया था और निशा सैम के पास पहुँच जाती है तो सैम निशा से कहता है, तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तो तुम्हें छठ पूजा करने के लिए मना कर दिया था। आपने छठ मैया का अपमान किया था, इसलिए यह सब हुआ। जब मैंने उनसे माफी मांगी और कहा कि अगली बार हम लोग अच्छी तरीके से पूजा करेंगे, तो उन्होंने मेरी सुन ली और आपको ठीक कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो? ये सब छठ पूजा की वजह से हुआ है? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यह सब छठ मैया की कृपा से ही हुआ है। यह सब जानकर सैम को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह निशा से माफी मांगता है और फिर सैम धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो ठीक होकर अपने घर आता है और अगले साल छठ का त्योहार आता है। तो इस बार सैम पहले से ही सारी तैयारियां कर लेता है और वह निशा को सरप्राइज देने के लिए उससे इस बार भी छठ की पूजा करने के लिए मना कर देता है, जिससे निशा काफी दुखी हो जाती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और जब वह गेट खोलने जाती है तो उसके सामने पिता होते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप यहाँ अचानक, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़े हैं। अरे मुझे तो सैम ने यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि कल छठ पूजा आने वाली है, इस वजह से। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पापा। तभी वहाँ सैम आ जाता है और निशा से कहता है, मैंने ये सब तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किया, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं सही सलामत खड़ा हूँ। यह सुनकर निशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह लोग अगले दिन खूब धूमधाम से छठ की पूजा मनाते हैं। दीनापुर नाम का एक गांव था। गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। नरेश शहर में काम करता था और उसी सिलसिले में हफ्ते में 1-2 बार ही घर आता था। नरेश की पहली पत्नी सुलेखा 3 बेटियों को जन्म देने के बाद स्वर्गवासी हो गई थी। नरेश ने अपनी 3 बेटियों की देखभाल के लिए दूसरी शादी भावना नाम की औरत से कर ली थी। देखो भावना, मैंने तुमसे शादी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि तुम मेरी इन 3 बेटियों को सुलेखा का अधूरा प्यार दे सको। देखिए जी, मैं तो इतनी भाग्यवान हूँ कि मुझे ये 3 अनमोल बेटियाँ भगवान ने दी है। आप चिंता न कीजिए, मैं इन्हें अपने प्यार में कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी।
भावना की बात सुनकर नरेश निश्चिंत हो जाता है और अपने काम पर निकल जाता है। इधर भावना उन तीनों बेटियों का खूब ख्याल करती। लेकिन एक दिन की बात है, भावना की माँ का फोन भावना के पास आया। फोन पर भावना की माँ कहती है, हेलो बेटी भावना, कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ, अपनी बेटियों के साथ खेल रही हूँ। अरे बेटी, तू क्या पागल हो गई है? जो अपनी सौतन की बेटियों को माँ का प्यार दे रही है, कल को जब तेरी कोई संतान होगी तब उसको क्या देगी? भावना की माँ भावना के मन में सौतेली माँ होने का बीज बो देती है। उस दिन के बाद से भावना नरेश की बेटियों से नफरत करने लगी और वक्त के साथ जब वो तीनों बेटियां थोड़ी बड़ी हुई तो भावना ने अपना रुख उनके लिए और सख्त कर लिया। उमा, जो कि नरेश की पहली बेटी है, वो कहती है, माँ आज खाने में खीर बनाओ ना। उसके बाद रमा, जो कि उनकी दूसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ, आज राजमा चावल बनाओ। और आखिर में सना, जो कि उनकी तीसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ, आज तो मैं पूरी सब्जी खाऊंगी। उन तीनों की बात सुनकर भावना को बहुत क्रोध आता है और वो गुस्से में रसोई से बेलन लेकर आती है और कहती है, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो फरमाइश पे फरमाइश किए जा रही हो? आज मैंने अपने लिए खाना बनाया है। तुम लोगों के लिए जो रात का बासी खाना बचा है वो रखा हुआ है, उसे प्याज के साथ खाओ और निकल जाओ यहाँ से। तभी बड़ी बेटी कहती है, माँ हम बासी रोटी क्यों खाएं? हमारे पिताजी जब हमारे लिए अच्छा खाना बनाने को आपसे कहते हैं, फिर आप हमें बासी रोटी क्यों खाने को दे रही हैं? देख उमा, पहली बात ये कि मैं तेरी माँ नहीं और ना तुम दोनों की, और अगर तुम लोगों को खाना खाना है तो खुद बनाओ, समझी? और ये जो बर्तन पड़े हैं उन्हें भी धो देना। माँ हम क्यों बर्तन धोएं? हमारे पिताजी ने आज तक हमें एक पानी का ग्लास नहीं उठाने दिया और आप हमसे बर्तन धोने को कह रही हैं। भावना का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है? एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। भावना गुस्से में उन तीनों को रस्सी से बांध देती है और भरी दोपहरी में धूप में बैठा देती है, जिससे उन तीनों को बहुत जलन होती है और वो तीनों रोने लगती है और रोते रोते माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ कर दो माँ, हम आज से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमें छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ूंगी, अगर तुमने इस बारे में या मेरी कोई भी बात अपने पिताजी से कही तो तुम तीनों को नहर में फेंक दूंगी। नहीं माँ, हम पिताजी से कुछ नहीं कहेंगे। भावना उन तीनों को छोड़ देती है और उन तीनों छोटी बच्चियों से घर के सारे काम करवाती है। कोई झाड़ू लगाती है तो कोई भावना के पैर दबाती है। भावना रोज उनसे इसी तरह से काम कराने लगी थी। एक दिन नरेश जब शहर से वापस आया तो उसने भावना से कहा, भावना, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ सुस्त और डरे डरे से रहते हैं। तुम उनका ख्याल तो रख पा रही हो ना? कैसी बात करते हो जी, मैं तो बासी रोटी खाकर इन्हें घी लगी रोटी खिलाती हूँ, खुद सारा घर का काम अकेले करती हूँ, पर अपनी इन फूल सी बच्चियों से एक झाड़ू की सीख भी नहीं उठवाती। ये सारी बातें उमा सुनती है, लेकिन भावना के डर के कारण कुछ कह नहीं पाती। नरेश अपनी तीनों बेटियों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? माँ अच्छे से तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? हाँ पापा, हम ठीक हैं। लेकिन पापा, आप कब तक काम करेंगे? आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते हमारे पास? अरे नहीं बेटा, मैं अगर काम नहीं करूंगा ना तो घर कैसे चलेगा और पैसे कहाँ से आएंगे? और जब पैसे ही नहीं आएंगे तो मेरे बच्चों को अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? और फिर माँ है ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उमा, रमा और सना तीनों रोकर अपने पापा के गले लग जाते हैं। भावना उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है और इशारा करती है कि कुछ बताया तो नहर में डाल दूंगी। वो तीनों अपने आंसू पोंछकर पापा से बातें करती है और खेलती है। अगली सुबह जब नरेश शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो अपनी तीनों बेटियों को कुछ रुपए देकर बोला, बेटा ये लो पैसे, जो मर्जी आए खाना, जो मर्जी आए लाना, ये मैं तुम्हें खर्च करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, लेकिन जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगा, चिंता ना करो। ये कहकर नरेश शहर के लिए निकल जाता है। भावना उन तीनों बेटियों से पैसे छीन लेती है
और कहती है, इधर लाओ ये पैसे और जाकर पानी भर कर लाओ कुएं से। सुबह से एक बूंद पानी नहीं है घर में और भरत मिलाप करने में लगे हैं बाप बेटी। माँ, आप हमसे इतना नफरत क्यों करती हो? पापा आप पर कितना विश्वास करते हैं। उन्हें हमारी आंखों में ये भी नहीं दिखा कि हम कितने दुखी हैं। उन्होंने आपकी बात पर भरोसा कर लिया, जबकि आप तो हमसे कितना बुरा बर्ताव करती हैं। तू जितनी छोटी है उतना कुछ ज्यादा बोलती है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो। आज तुम तीनों को कुएं से पानी लाना है। ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ पानी। इन दोनों को आप खाना दे दीजिए। कल भी इन दोनों ने बासी रोटी नहीं खाई थी। उसी बात की तो सजा देना है तुम्हें। तुम लोगों ने जो कल का अन्न फेंका है उसकी कीमत बतानी है तुम्हें। लेकिन माँ, वो खाना तो आपका बचा हुआ था। अरे मेरा बचा था तो खा नहीं सकती थी? ज्यादा पेट भर गया ना तुम लोगों का। चलो आज बताती हूँ। भावना उन तीनों को कुएं के पास ले जाती है और उनके पेट से एक रस्सी बांध देती है और कुएं में बाल्टी डाल देती है और कहती है, ये पेट ज्यादा भर गया ना तेरा, अब इसी पेट से बाल्टी खींचो, तब मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। तभी गांव की एक भाभी कहती है, अरे दीदी, इतना जुल्म न करो कोमल बच्चों पर। बेचारे हमेशा तुम्हारी बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम तो इन पर बड़ा जुल्म कर रही हो। नरेश भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या डरती हूँ उनसे? और अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ना तो ले लो इन्हें गोद। खुद तो अपनी सास को पानी तक नहीं देती हो, यहाँ ज्ञान झाड़ रही हो। अपना काम करो जाके। भावना उस पर चिल्ला देती है और अपनी 3 बेटियों से पेट के बल पानी की बाल्टी कुएं से खिंचवाती है। वो बेचारी तीनों दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। इधर रमेश अपनी बेटियों की तस्वीर देखता है तो वो तस्वीर हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। रमेश समझ जाता है कि उसकी बेटियों पर कोई संकट आया है। वो फौरन गांव वापस आता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में कहता है, भावना, नागिन, ये क्या कर रही है तू? तूने मेरी फूल सी बच्चियों पर इतना जुल्म किया। अरे आप वापस कैसे आ गए? आप गए नहीं? नहीं, शायद मेरी बच्चियों की आह ने मुझे जाने नहीं दिया। ये मेरा खून है। इन पर जब आँच आती है तो मुझे दर्द होता है। लेकिन नागिन, तू इन पर जुल्म करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? नहीं नहीं, ये तो तीनों खुद ही कह रही थी कि माँ, मैं आपको ऐसे पानी भर के दिखाती हूँ। अरे चुप हो जा तू औरत है या डायन? अरे आज अगर यहाँ तेरी संतान होती ना तो तू क्या उनसे भी यही खेल करवाती है जो आज तूने मेरी बेटियों से करवाए हैं? अरे मैंने तुझे देवी समझा था, लेकिन तू तो डायन है। मेरे बच्चों ने आज तक जब भी मैं घर में आया हूँ तेरी शिकायत तक नहीं की, जबकि तू उन पर इतना जुल्म करती रही। अरे तू तो माँ बनने के भी काबिल नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के लिए एक माँ लाया था, लेकिन तुमने तो माँ शब्द की परिभाषा ही बदल दी। अरे इसलिए अब मैं अपने बच्चों पर तुम्हारी छाया नहीं पड़ने दूंगा। हाँ, इसीलिए मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। गांव के सभी लोग भावना को बड़ा बुरा भला कहते हैं। भावना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूरे गांव के सामने माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भगवान के लिए मुझे अपने से दूर न कीजिए, माफ कर दीजिए। माफी? अरे माफी मुझसे नहीं, मेरी बेटियों से मांगो जिनको तुमने दर्द दिया है। अरे लोग तो इन्हें नवरात्रों में पूजते हैं, देवी माँ मानते हैं। अरे तुमने तो देवी माँ को भी नहीं छोड़ा। भावना उन 3 बेटियों से माफी मांगती है। तभी उमा कहती है, माँ, माफी मत मांगिए, आप तो हमारी माँ हैं। आपका अधिकार है हमें डांटने का। आप घर चलिए माँ, मैं आपके ऊपर लोगों को हंसते नहीं देख सकती माँ। उमा की ये बात सुनकर भावना उन तीनों बेटियों को गले लगा लेती है और हंसते हुए अपनी बेटियों और पति के साथ एक बार फिर घर में प्रवेश करती है।